हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे चाइना का सीक्रेट नेवल वेपन्स के बारे में। तो ताइवान के पास हजारों फिशिंग बोट क्यों जमा हुए हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि चाइना ताइवान संघर्ष का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। तो 1949 का विभाजन और दो चीन का सवाल है। जैसे 1949 में चीनी गृह युद्ध के बाद माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट सरकार ने मुख्य भूमि चीन में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना किया था, जबकि राष्ट्रवादी नेता चियांग काई शेक ने अपनी सरकार को लेकर ताइवान चले गए थे। तब से दोनों के बीच एक चीन का विवाद बना हुआ है। तो चाइना कहता है कि ताइवान हमारा है और ताइवान कहता है कि चाइना हमारा है। तो ताइवान की राजनीतिक स्थिति क्या है? तो चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है, लेकिन ताइवान एक अलग लोकतांत्रिक सरकार और सेना के साथ काम करता है। तो यह स्थिति लगातार सैन्य तनाव पैदा करता है। तो समुद्री क्षेत्र का महत्व क्या है? तो ताइवान स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। तो यदि यह संघर्ष होता है तो एशिया की पूरी आर्थिक प्रणाली प्रभावित हो सकता है। तो सुपर पावर की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है। तो ताइवान का मुद्दा सिर्फ चाइना ताइवान का नहीं हुआ है, बल्कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच रणनीतिक टकराव का भी हिस्सा है। तो फिशिंग बोट क्यों बन रहे हैं नया नेवल वेपन, वो भी जान लेते हैं। तो सिविलियन फ्लीट का सैन्य उपयोग किया जा रहा है। तो चाइना हजारों मछली पकड़ने वाली नौकाओं को सिविलियन दिखाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन्हें सैन्य मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रे जोन वॉरफेयर की रणनीति भी अपनाता है चीन। तो यह युद्ध का ऐसा तरीका है जिसमें खुला युद्ध नहीं होता है, लेकिन लगातार दबाव बनाया जाता है। तो फिशिंग बोट इसी रणनीति का हिस्सा है। तो नोबेल मिलिट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? तो चाइना ने एक विशेष समुद्री बल बनाया है जिसे मैरीटाइम मिलिटिया कहा जाता है। तो यह सेना का हिस्सा नहीं दिखता, लेकिन वास्तव में सैन्य आदेश पर काम करता है। कम लागत पर बड़ा प्रभाव दिखाता है। फिशिंग बोट तो वारशिप बहुत महंगा होती है, लेकिन फिशिंग बोट सस्ती होती है और हजारों की संख्या में तैनात किया जा सकता है। तो चाइना की मैरीटाइम मिलिटिया की संरचना कैसे होता है वो भी जान लेते हैं। ये पहले पीएलए से संबंध होता है, यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पेयर। जैसे चाइना की नौसेना पीपुल लिबरेशन आर्मी नेवी के साथ मैरीटाइम मिलिटिया का करीबी तालमेल होता है। तो क्या होता है, चीन स्तरीय समुद्री शक्ति भी बढ़ावा को मिलता है। तो चाइना की समुद्री ताकत 3 स्तरों पर काम करता है, जैसे पीएलए नेवी, कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम मिलिटिया। तो इस पर क्या होता है, सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। इन फिशिंग बोट क्रूज को सामान्य मछुआरों की तरह नहीं माना जाता है। इन्हें रेडियो कम्युनिकेशन, सर्वाइलेंस, सामरिक मैन्यूवरिंग ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। तो सरकारी सब्सिडी भी मिलता है, जैसे चाइना सरकार इस नौकाओं को फ्यूल भरने में, इक्विपमेंट करने में और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी देती है। तो ताइवान के आसपास फिशिंग बोट का जमावड़ा क्यों हो गया है? तो ताइवान स्टेट में गतिविधि को देखता रहता है चीन। तो हाल के वर्षों में ताइवान के आसपास चाइनीज फिशिंग बोट की संख्या असामान्य रूप से बढ़ा है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान बढ़ोतरी की जाती है। जब चाइना सैन्य अभ्यास करता है तो इन नौकाओं की संख्या अचानक बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेटेजिक सर्वाइलेंस भी होता है इन पर। तो ये नौकाएं ताइवान की नौसेना की गतिविधियों पर भी नजर रखती है। सी ब्लॉकेड की संभावना भी रहता है इस पर। तो विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के समय इन्हीं समुद्री घेराबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाइब्रिड वेफेयर का नया मॉडल भी अपना रहा है चीन। तो मिलिट्री और सिविलियन का मिश्रण किया जा रहा है। जैसे फिशिंग बोट सिविलियन दिखती है, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी होती है। तो इंटरनेशनल लॉ की चुनौती भी देना चाहता है चीन, क्योंकि ये सिविलियन व्हीकल्स है, इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करना कानूनी रूप से कठिन हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाना चाहता है चीन, जैसे हजारों बोट का अचानक दिखाई देना ताइवान के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है।
उसके बाद इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करना चाहता है। ये जहाज रडार, रेडियो सिग्नल और नेवल मूवमेंट की जानकारी को इकट्ठा करने में माहिर है। तो साउथ चाइना सी में पहले भी ये इस्तेमाल किया गया है, जैसे आर्टिफिशियल आइलैंड की सुरक्षा करना इनका काम है। तो चाइना ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाते समय मैरीटाइम मिलिट्री का उपयोग किया है। तो फिलीपींस और वियतनाम के खिलाफ दबाव भी बनाना चाहता है चीन। तो इन देशों के जहाज़ों को डराने के लिए भी फिशिंग फ्लीट का उपयोग किया जाता है। टेरिटोरियल क्लेम को मजबूत करना चाहता है चीन। जहां चाइनीज फिशिंग बोट ज़्यादा दिखाई देती हैं, वहां चाइना अपना दावा मजबूत दिखाने की कोशिश भी करता है। तो ताइवान की सुरक्षा रणनीति भी यहाँ पर बढ़ जाता है। तो नेवल पेट्रोल बढ़ाना ताइवान के लिए हो सकता है, जैसे ताइवान ने अपनी नौसेना की गश्त को बढ़ा दी है। तो कोस्ट गार्ड की भूमिका क्या होगा ताइवान की? तो ताइवान कोस्ट गार्ड इन बोट्स की निगरानी कर रहा है ताकि वे सीमा पार न कर सके। ड्रोन सर्वाइलेंस के जरिए ताइवान देख रहा है। तो ताइवान अब समुद्री निगरानी के लिए ड्रोन और सैटेलाइट का उपयोग कर रहा है। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। तो ताइवान अपने नागरिकों को भी संभावित समुद्री नियंत्रण के लिए दे रहा है ट्रेनिंग। उसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ताइवान रिलेशन एक्ट की बात करें तो यूएसए ताइवान को सैन्य सहायता देने का वादा भी करता है। कौन सी? ताइवान रिलेशन एक्ट के। उसके बाद नेवल प्रेजेंस भी रखता है अमेरिका। तो अमेरिका की नौसेना नियमित रूप से ताइवान स्ट्रेट में पेट्रोल भी करता है, इंटेलिजेंस सपोर्ट भी करता है। तो अमेरिका ताइवान को सैटेलाइट और इंटेलिजेंस जानकारी भी देता है। ज्वाइंट मिलिट्री प्लानिंग भी करता है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधित समुद्री संघर्ष के लिए रणनीतिक सहयोग भी बढ़ा रहा है। तो अमेरिका और ताइवान एक हो चुके हैं चाइना को दिखाने के लिए, यानी चाइना अब कुछ नहीं कर पा सकता है। तो आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी जान लेते हैं। तो ग्लोबल ट्रेड रूट बदल सकता है, यानी ताइवान स्ट्रेट में दुनिया के लगभग 40% कंटेनर शिप गुजरते हैं। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी है ताइवान में। तो ताइवान की कंपनी TSMC दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता है। तो सप्लाई चेन का रिस्क भी बढ़ जाता है इससे। तो अगर समुद्री संघर्ष होता है तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो मिलिट्री एक्सपर्ट की चेतावनी भी है, जैसे ब्लॉकेड स्ट्रेटेजी, यानी विशेषज्ञों का मानना है कि चाइना पहले नेवल मलेशिया से ताइवान को घेर सकता है, उसके बाद एस्केलेशन कंट्रोल करना चाहता है। तब फिशिंग बोट का उपयोग करने से चाइना सीधे युद्ध शुरू किए बिना ही दबाव बना सकता है। तो वार सिमुलेशन रिपोर्ट भी की बात करें तो कई सैन्य विश्लेषण में दिखाया गया है कि मैरीटाइम मिलिट्रिया शुरुआती संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो भविष्य की संभावित स्थिति क्या है वो भी जान लेते हैं। तो हाइब्रिड वार का विस्तार हो सकता है, जैसे भविष्य में समुद्र में सिविलियन वेसल्स का सैन्य उपयोग और बढ़ सकता है। ड्रोन बोट और AI भी चल सकता है। तो चाइना ऑटोनोमस बोट और AI सर्वेलेंस तकनीक भी विकसित कर रहा है। तो रीजनल आर्म्स रेस भी चल सकता है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में नौसैनिक प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है। तो कंक्लूजन क्या होगा, यानी फिशिंग बोट या हिडन नेवी वो भी जान लेते हैं। तो नया समुद्री युद्ध मॉडल बन सकता है ये। तो चाइना की मैरीटाइम मिलिशिया दिखाती है कि भविष्य के युद्ध केवल मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स से नहीं लड़ा जाएगा, ग्रे जोन स्ट्रेटेजी की ताकत भी होगा। तब फिशिंग बोट का इस्तेमाल ग्रे जोन वॉरफेयर का सबसे अनोखा उदाहरण हो सकता है। ताइवान संकट की जटिलता की बात करें तो ताइवान स्ट्रेट में हजारों बोट का जमावड़ा सिर्फ मछली पकड़ने का मामला नहीं है, बल्कि एक संभावित सैन्य रणनीति हो सकता है चाइना का। तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर असर क्या पड़ेगा? तो यदि यह रणनीति सक्रिय हुआ तो एशिया पैसिफिक में शक्ति संतुलन बदल सकता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें
और आपको ऐसे वीडियो कैसे लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना।